हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर के प्रवेश के बारे में बताने जा रहे हैं। नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, क्यों होता है, क्या आवश्यकता है नए साझेदार को प्रवेश देने की, और नए साझेदार के प्रवेश पर उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं और फर्म पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या होता है। साझेदार का प्रवेश का अर्थ साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में प्रवेश देना। इससे नए सदस्य को फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने, फर्म की संपत्तियों में अधिकार तथा दायित्वों को वहन करने की जिम्मेदारी मिल जाती। जब कोई नया व्यक्ति किसी साझेदारी व्यवसाय में शामिल होता है तो इस तरह से एक साझेदारी व्यवसाय में पहले जितने लोग थे उनके अलावा कोई नया व्यक्ति जब एडमिशन लेता है, एंट्री करता है, तो इसे न्यू पार्टनर का एडमिशन कहते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। मान लेते हैं कि दो साझेदार हैं जो पहले से व्यापार कर रहे हैं, राम और श्याम। अब उन्होंने सोहन को अपने व्यापार में और जोड़ लिया और शामिल कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये नए साझेदार का प्रवेश कहलाएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 की उपधारा 1 के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। कानून भी ये मानता है कि अगर सारे सदस्य एग्री हैं, तैयार हैं, सहमत हैं, तो किसी नए व्यक्ति को फर्म में सदस्य बनाया जा सकता है। अब जब नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है तो नए व्यक्ति के फर्म में प्रवेश करने पर जो पुराना साझेदारी संलेख था, जो पुराना पार्टनरशिप डीड था, वो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। अब उसकी जगह उन्हें एक नया समझौता करना होता है। फिर से वो आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, एक नया समझौता करते हैं, नया एग्रीमेंट तैयार करते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जब कोई नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है तो कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस दिन से फर्म में प्रवेश करेगा उसी दिन से वो फर्म का सदस्य माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उससे पहले के जो काम हुए हैं उन कामों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। जब जिस डेट में वो एडमिशन ले रहा है उस डेट के बाद ही उसकी जवाबदारी तय होगी। अब हम देखते हैं कि एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश क्यों दिया जाता है, क्या जरूरत है किसी और व्यक्ति को फर्म में शामिल करने। ठीक है, तो आवश्यकता, नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने की आवश्यकता। पहली आवश्यकता होती है पूंजी की प्राप्ति। अगर पुराने पार्टनर ये चाहते हैं कि उनका व्यापार और आगे बढ़े, अपने व्यापार को वो और विस्तृत करना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं, और उनके पास पूंजी की कमी है, या पूंजी तो है लेकिन रिस्क लेने की जोखिम वो नहीं उठाना चाहते, तो ऐसे कंडीशन में वो और एक्स्ट्रा इनकम के लिए और एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए किसी नए व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। क्योंकि जब नया व्यक्ति फर्म में आता है तो वो अपने साथ पूंजी की रकम भी लाता है, तो इससे व्यापार में जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो बढ़ जाती है, और जब व्यापार में कैपिटल बढ़ती है तो व्यापार भी ऑटोमेटिक बड़ा होने लगता है। तो पहला कारण तो ये है कि अगर वो पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं तो पूंजी की प्राप्ति के लिए वो किसी नए व्यक्ति को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि विशिष्ट योग्यता का लाभ लेने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल गुण है, और फर्म चाहता है कि उसके उस अनुभव का, उसके एक्सपीरियंस का, उसके उस क्वालिटी का हम लंबे समय तक लाभ उठाएं, उसको अपने साथ जोड़ कर रखें, तो यहाँ पे दो तरीके हैं हम उसको किस तरह से अपने साथ जोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो है कि हम उसको अपने यहाँ काम पे रख लें, और दूसरा तरीका है कि हम उसको सीधे अपने प्रॉफिट में शामिल कर लें। दूसरा उपाय हम अपनाते हैं कि हम क्या करते हैं, सीधे उसको अपने प्रॉफिट में जोड़ लेते हैं, अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो ये एक रीजन होता है किसी भी नए व्यक्ति को फर्म में पार्टनर बनाने का, क्योंकि हम उसके उस क्वालिटी को लॉन्ग टाइम तक अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, परमानेंट उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हम उसको सीधे उठाकर क्या करते हैं, पार्टनर बना देते हैं। तीसरा जो रीजन है वो है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। अगर कोई व्यापार ऐसा है जो हमारे जैसा ही व्यापार कर रहा है, मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो व्यापारी हैं, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप व्यापार शुरू किया, और पार्टनरशिप व्यापार के तहत वो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, थोक में कपड़ा बेच रहे हैं। अब उन्हीं के कॉम्पिटिटर एक और व्यापारी है
जेड जो स्वयं भी थोक में कपड़े का व्यापार कर रहा है। अब उस क्षेत्र के, उस एरिया के जो व्यापारी हैं, जो रिटेलर हैं, वो दोनों के पास बटे हुए हैं। कुछ इसके पास जाते हैं, कुछ उसके पास जाते हैं और कुछ बचे हुए दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं। तो एक्स और वाई ये सोचेंगे कि क्यों ना हम इस जेड को भी अपने साथ मिला लें, तो हमारा व्यापार भी बड़ा हो जाएगा, दोनों का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा और हमारा जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आज हमको इस प्रतिस्पर्धा के कारण, इस कंपटीशन के कारण कम कीमत में माल बेचना पड़ रहा है। वो जैसा बेच रहा है वैसे ही हमको भी बेचना पड़ रहा है। तो अगर हम दोनों एक हो जाएं, दोनों व्यापार को एक कर लें, तो फिर हम अपने हिसाब से वस्तुओं की कीमत तय कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस सोच के कारण भी, उस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, उस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए भी दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। अगला है व्यापार का उचित देखभाल। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर वो उस पर पर्याप्त टाइम नहीं दे पाते। जितना उनको उस पर ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान वो नहीं दे पाते, है ना। कारण कुछ भी हो सकता है, उनके और भी बिजनेस फैले हुए होंगे और भी उनके पास काम होगा, इसलिए वो इस व्यापार पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो वो ऐसे कंडीशन में भी अगर वो अपने व्यापार का उचित देखभाल करना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को वो व्यापार में शामिल कर सकते हैं जो सबकी ओर से व्यापार को चलाने का काम करेगा। तो ये एक रीजन होता है कि अपने व्यापार का सही देखभाल करने के लिए भी किसी नए व्यक्ति को फर्म में एंट्री दी जाती है। नेक्स्ट है विदेश में कारोबार। विदेश में कारोबार करने के लिए मतलब अगर हम किसी ऐसे देश में बिजनेस करना चाहते हैं जो देश हमारा नहीं है, हम जिस देश में रहते हैं जहां हमारा बिजनेस है उसके अलावा हम किसी अन्य देश में भी अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं, तो वहां भी सुविधा की दृष्टि से, सहूलियत के हिसाब से हमें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना होगा जो उस देश के नियम कानून, उस देश के मार्केट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखता हो, अच्छी तरीके से जानता हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम उस देश में अपना व्यापार आसानी से फैला सकेंगे क्योंकि उस देश का एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको उस देश के मार्केट के बारे में, वहां के रूल रेगुलेशन के बारे में पूरी जानकारी है। तो उसकी उस जानकारी का, उसके एक्सपीरियंस का प्रॉफिट, उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हम क्या करते हैं, किसी विदेशी को अपने साथ या उस देश में रहने वाले किसी भारतीय को अपने साथ व्यापार में शामिल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। अगर कोई पार्टनर जो अब तक हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारा सदस्य था और अब वो अचानक हमारे व्यापार को छोड़कर जाना चाहता है, अलग होना चाहता है, रिटायर होना चाहता है या किसी की मृत्यु हो गई जो हमारा पार्टनर था, तो अब उसकी जगह को भरने के लिए, उसके खाली स्थान को पूरा करने के लिए हमें किसी नए व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक रीजन होता है कि जिसके कारण हम किसी नए व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल करते हैं। एक रीजन और होता है व्यापार का विस्तार करना। व्यापार को बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए, उसकी प्रगति के लिए भी हम किसी नए व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल करते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी ख्याति बहुत ज्यादा होती है, जिनका नाम बहुत ही फेमस होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जब हम अपने व्यापार में शामिल करते हैं तो उसके नाम का, उसकी प्रसिद्धि का, उसके फेमस होने का लाभ हमारे व्यापार को भी मिलता है। तो ये भी एक रीजन होता है किसी नए व्यक्ति को अपने फर्म में शामिल करना। वैधानिक स्थिति, जो नया व्यक्ति फर्म में शामिल होता है तो उसकी वैधानिक स्थिति कैसी होती है, उसको क्या क्या अधिकार और क्या क्या उसके दायित्व होते हैं। तो पहला है व्यापार की संपत्ति पर अधिकार। जो नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है, जिस डेट से वो व्यापार में आया उस डेट से ही उसके सारे अधिकार व्यापार की संपत्तियों पर उसे मिल जाते हैं। व्यापार की संपत्तियों का वो यूज व्यापार के कार्यों के लिए कर सकता है और इस अधिकार को पाने के लिए उसे अपने साथ व्यापार में पूंजी लगानी पड़ती है। अब ये कितना पैसा होगा, कितना पैसा लाएगा कैपिटल के रूप में, ये जो साझेदार हैं, जो पार्टनर हैं, वो आपस में मिल बैठकर ये तय करते हैं कि नया साझेदार कितना पैसा लाएगा। जो पैसा वो पूंजी के रूप में लाता है उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जो व्यक्ति रोकड़ ला रहा है तो रोकड़ खाता डेबिट होगा और उस व्यक्ति के पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा जो अधिकार होता है वो होता है फर्म के भावी लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। अब भविष्य में फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, जो लाभ कमाएगी, उस लाभ पर, उस प्रॉफिट पर उस नए साझेदार को भी हिस्सा मिले। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नया साझेदार फर्म में आ रहा है वो आज के डेट में आ रहा है, आज के डेट में, और जिस दिन व्यापार शुरू हुआ उस डेट के लाभ में अंतर होगा। शुरुआत में इतना लाभ फर्म नहीं कमा रहा होगा जितना आज के डेट में उसे मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि फर्म को आज इस स्थिति में लाने में पुराने साझेदारों ने बहुत मेहनत किया होगा, तभी जाकर आज व्यापार का अपना एक नाम है, अपना एक रुतबा है, रेपुटेशन है, मार्केट में उसकी अपनी एक वैल्यू है, जिसके कारण वो
प्रॉफिट ज्यादा हुआ। आज जो नया साझेदार फर्म में आया, आते ही उसको बढ़ा हुआ लाभ मिलने लगा, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, वो सीधे बढ़ा हुआ लाभ अर्न कर रहा है। तो इस लाभ को पाने के बदले में उसे प्रीमियम के रूप में फर्म को और भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। पहले भी उसने पैसे दिए थे, अब भी वो पैसा देगा। अंतर क्या है, पहले जो उसने कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया, वो उसका खुद का है। आज भी उसका मालिक वो है, कल भी उसका मालिक वो होगा। कम होगा तब भी, ज्यादा होगा तब भी। लेकिन ये जो प्रीमियम के रूप में वो पैसा देगा, इस प्रीमियम का पैसा उसे नहीं मिलेगा। इस प्रीमियम का पैसा किसे मिलेगा? इस प्रीमियम का पैसा उन साझेदारों को मिलेगा जिन साझेदारों ने उसके आने पे त्याग किया, सेक्रीफाइस की। कैसे सेक्रीफाइस की, कैसे त्याग किया? तो पहले जो हिस्सा उनको मिलता होगा इसके आने के पहले, अब वो हिस्सा उनको नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। आपके यहाँ जब कोई मेहमान आ जाता है तो आपके घर की व्यवस्था चेंज हो जाती है, सोना, उठना, बैठना, खाना, सब में अंतर आ जाता है। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है, आपको अपना बेड, आपको अपना बिस्तर किसी और को देना पड़ता है, और आपको अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ शेयर करना पड़ता है। ठीक है, आप रोज जिस थाली में खाना खा रहे होंगे वो थाली नए मेहमान को दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपके खिलौने वो भी खेलने लगेगा। इसी तरह से जब पार्टनर एडमिशन लेता है, एंट्री करता है, तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उनको बर्तन बिस्तर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, उनको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अगर वो पहले 50-50 में प्रॉफिट बांट रहे थे, दो लोग थे, दोनों बराबर बांट रहे थे, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था 2 हिस्सों में बांट लेते थे। अब क्या करना पड़ेगा? अब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3 हिस्से में बटेगा। मतलब जो बराबर बराबर 2 लोगों में बट रहा था वो 3 लोगों में बटेगा। तो अंतर आया। तो ये जो अंतर आएगा, ये जो त्याग उन्होंने किया, इसी त्याग के बदले में उनको ये जो प्रीमियम का अमाउंट लाएगा नया साझेदार, वो पैसा उनसे मिलेगा। कितना लाएगा? एक सवाल ये भी आपके मन में होगा कि कितना पैसा देगा। तो फर्म की जो वैल्यू होगी, फर्म के गुडविल की जो वैल्यू होगी, उसके आधार पे ये तय होगा कि प्रीमियम के रूप में नया साझेदार कितना पैसा लाएगा। और गुडविल कैसे तय करते हैं? तो गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉफिट मेथड है, उसके आधार पे गुडविल का मूल्य निकाला जाता है और फिर नया साझेदार के हिस्से के आधार पे वो उतना पैसा देगा। समझ गए? तो ये जो है, ये नए साझेदार को मिलने वाला अधिकार होता है। अब और देखते हैं कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या क्या समायोजन करने पड़ते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। कौन कौन से समायोजन? पहला, नए साझेदार की पूंजी कितना पैसा लाएगा, ठीक है, ये तय करना पड़ता है। दूसरा, लाभ हानि विभाजन के अनुपात का समायोजन करना। मतलब अब जब नया साझेदार आ गया तो पुराने साझेदारों के हिस्से में कमी आ गई, तो अब जो है, जो पहला उनका रेशियो था प्रॉफिट लॉस डिवाइड करने का, अब वो रेशियो चेंज हो गया, अब वो अनुपात बदल गया। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे? ठीक है। तीसरा, ख्याति का लेखा कैसे होगा, जो गुडविल है उसका वो लोग कैसे एंट्री करेंगे, कैसे उसका हिसाब करेंगे। चौथा, फर्म की संपत्ति और दायित्वों पर नए साझेदार का अधिकार हो गया। तो जब नए साझेदार का अधिकार हो गया फर्म के दायित्वों पर, संपत्तियों पर, तो जिस दिन वो एडमिशन ले रहा है, जिस दिन वो फर्म में प्रवेश कर रहा है, उस दिन संपत्ति और दायित्वों का मूल्य कितना था, ये तय करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि आज के डेट में उन संपत्ति और दायित्वों का मूल्य कितना है। जो किताबों में लिखा है, जो पुस्तकों में लिखा है, वो तो उस डेट का है जिस डेट में खरीदे गए थे। आज उसका वास्तविक मूल्य कितना है, इसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो पुनर्मूल्यांकन होगा संपत्ति और दायित्वों का। फिर इसके बाद और क्या होगा, जो लाभ आज तक साझेदारों ने नहीं बांटा। कई बार क्या होता है कि भाई 2 लोग तो हैं, दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, इतने दिनों से व्यापार कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो लोग आपस में ये तय करते हैं, यार अभी रहने दो, अभी जरूरत नहीं है पैसे की, तो जो भी व्यापार को प्रॉफिट हो रहा है वो व्यापार में ही रहने दो, जब जरूरत होगी हम लोगों को तो हम इसको निकाल लेंगे। और ऐसा करके वो लाभ को, प्रॉफिट को व्यापार में ही रहने देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अब नया व्यक्ति आ गया, अब अगर उस पैसे को नहीं बांटेंगे लोग तो कल के डेट में ये भी उस पैसे में अपना हिस्सा मांगने लगेगा, क्योंकि जिस दिन से ये एडमिशन ले रहा है, एंट्री कर रहा है, उस दिन से ही ये लाभ, संपत्ति सबका अधिकारी बन जाएगा। तो क्या करना पड़ता है, जो अवितरित लाभ है, जो अभी तक बांटा नहीं गया या हानि है,
उसको अब इनको पुराने साझेदारों को आपस में बांटना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से संचय जो होता है, रिजर्व जो होता है, उस रिजर्व का भी हिसाब इनको करना पड़ता है। रिजर्व मतलब क्या है? भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ पैसा, किसी काम के लिए, भविष्य के लिए पार्टनर ने ये सोच के पैसा बचा के रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का हम यूज करेंगे। अब नया साझेदार आ गया तो ये पैसा किसने बचाया था? दो लोगों ने बचाया था। कहां से बचाया था? अपने प्रॉफिट से बचाया था। कम कम पैसा लेकर बचत किया था इन्होंने। अब जब नया साझेदार आ गया, कल के डेट में ये उसमें भी हिस्सा मांगेगा, तो इसलिए क्या करना होगा? जो पुराने साझेदार हैं उस सामान्य संचय को, जनरल रिजर्व को आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। अब आज के बाद ना तो कोई प्रॉफिट बचा के रखेंगे, ना कोई रिजर्व बचा के रखेंगे, ना कोई गुडविल बचा के रखेंगे। पुराना जितना भी हिसाब है वो सारा हिसाब इनको कंप्लीट करना होगा। छठवां नंबर है पूंजी खातों का समायोजन। मतलब अभी तक जो पार्टनर कैपिटल लगाए थे वो उतने हिस्से के लिए लगाए थे जितने हिस्से का प्रॉफिट उनको मिलता था। कई बार क्या होता है कि नए पार्टनर के आने के बाद चूंकि पुराने लोगों का प्रॉफिट का हिस्सा कम हो रहा है, तो अब वो ये चाहते हैं कि नया आदमी जो आया वो जितने हिस्से के लिए जितना पैसा दे रहा है, हमारा कैपिटल भी उतना ही होना चाहिए। समझ गए ना? मान लो नया साझेदार एक भाग पाने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है और ये भी अब इनको भी बराबर बराबर मिलता है, मतलब एक एक भाग इनको भी मिलेगा। 1/3 1/3 1/3, मतलब फर्म के टोटल जो हिस्सा है उसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक ए का, एक बी का, एक सी का, 3 बराबर भाग हो गए। अब एक भाग को पाने के लिए, मतलब ए और बी के बराबर हिस्सा पाने के लिए, अगर सी नया पार्टनर है और 10,000 रुपए देता है, ए और बी अब ये चाहेंगे कि उनको भी चूंकि सी के बराबर मिल रहा है तो उनकी भी कैपिटल, उनकी भी पूंजी सी के बराबर ही रहे, क्यों ज्यादा देंगे। तो ऐसे में वो अपने पूंजी का समायोजन करते हैं, ज्यादा हो तो निकाल लेंगे, कम हो तो लाएंगे। लास्ट है नए साझेदार को लाभ की गारंटी देना। एक ये भी इंपॉर्टेंट समायोजन होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, कई बार पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर उसको गारंटी देकर लाते हैं, इस बात का आश्वासन देकर लाते हैं कि कम से कम तुमको इतना प्रॉफिट होगा ही, अगर नहीं होगा तो हम देंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये सारे समायोजन नए पार्टनर के एडमिशन पर करने होते हैं और आपको इस चैप्टर में ये सारे समायोजन करने भी हैं। न्यूमेरिकल के तौर पर ये सारे समायोजन आपको सॉल्व करने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो में मैं इन सारे समायोजनों को आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नए साझेदार के एडमिशन पर क्या क्या समायोजन होते हैं, कैसे उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किया जाता है, क्या क्या उसमें और समस्याएं आती हैं, सारा डिटेल आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।